आपके सामने एक क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो याद रखना है प्यारे कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने की जो बात रखी गई थी वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत रखा गया था। भारत के संविधान के बनने में भारत शासन अधिनियम 1935 का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। आपको बता दें कि भारत शासन अधिनियम 1935 की अगर बात करें तो इसमें 321 अनुच्छेद थे और 321 अनुच्छेद में से मामूली परिवर्तन करके भारत के संविधान में 250 अनुच्छेद को ले लिया गया। बहुत सारी बातें ली गई जिसमें अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भी शामिल है। कहां से? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। 35 से तो ये अच्छा पॉइंट है, आप इसको याद रखने का प्रयास करिएगा। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? मताधिकार को मौलाना आजाद ने कहा कि संविधान सभा में जो वयस्क मताधिकार है उसको 15 वर्ष के लिए रोक दिया जाए। यानी कि जो संविधान सभा में संविधान निर्माण करने के लिए जो व्यक्ति जाएंगे वो वयस्क मताधिकार के हिसाब से चुन करके जाएंगे। लेकिन इसमें एक व्यक्ति थे मौलाना आजाद, उन्होंने कहा था कि इस विधि को 15 वर्षों के लिए क्या कर दिया जाए? तो स्थगित कर दिया जाए। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका, यह कथन किसका है? अब एक कथन वाला क्वेश्चन है। तो कथन वाला क्वेश्चन हम हमेशा कहते हैं कि जब आप टीआरई 4 की तैयारी करने लगे हैं तो आप एक कॉपी जरूर बना लीजिए। पॉलिटी का अगर आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का 2 सब्जेक्ट तो आपका होगा ही होगा, तो 2 सब्जेक्ट का आप एक कॉपी बना लीजिए 20-20 रुपया वाला। और हर इंपॉर्टेंट कथन जब भी आपके सामने आता है तो कथन को हमेशा लिखिए और उसको रिवीजन में रखना है प्यारे। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए। आपको बता दे आयरलैंड से बहुत सारी बातें ली गई थी। जैसे नीति निर्देशक तत्व, राज्य में पहला पॉइंट लिया गया जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य में नीति निर्देशक तत्व पूछेगा कि नीति निर्देशक तत्व कहां के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड या आयरिश के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कहां से लिया गया है प्यारे, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन भी याद रखना है आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे पूछेगा कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं ना, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये कहां से लिया गया है? तो प्यारे आपको याद रखना है ये भी हमारा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द शामिल नहीं थे। कौन कौन से शब्द शामिल नहीं थे? आपको हम बता दें कि 26 नवंबर और 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, लेकिन लागू कब हुआ प्यारे? तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब छोटे भाई एक बात आप याद रखना यहां से कि जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर को, तो इसी 26 नवंबर को हम सब संविधान दिवस मनाते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो इसमें समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं, और अखंडता, ये 3 शब्द जिस समय भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय ये 3 शब्द नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन जब हुआ 1976 में, तब ये सारे शब्द जोड़े गए थे। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है प्यारे? संविधानेतर अधिकार का अर्थ होता है, देखो प्यारे, संविधानेतर का मतलब होता है जो कि संविधान का बाहर हो, यानी कि वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं हो उसे हम संविधानेतर कहते हैं। संविधान के बाहर वाली बात हो गई।
निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो यह है शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण या शक्तियों का बंटवारा। जैसे संघ शासित को आप अनुच्छेद 50 पढ़िएगा तो देखेंगे कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। क्वेश्चन कहता है कि कौन सा ऐसा कारक है जो लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो स्वतंत्रता का सबसे सुरक्षा वाला बात है शक्तियों का पृथक्करण। इसमें शक्तियों को बांटा गया है। कार्यपालिका शक्ति किसी और के पास, न्यायपालिका किसी और के पास, विधायिका किसी और के पास। एक ही सिस्टम के पास अगर सारे पावर्स रहेंगे तो वहां गलतियां हो सकती है। शक्ति का क्या कर दिया गया है? तो पृथक्करण, बंटवारा कर दिया गया है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम अनुच्छेद 23 का प्रतिषेध है। बिल्कुल, मानव तस्करी भी कह सकते हैं, यह अनुच्छेद 23 में दिया हुआ है, सही है। हमको सुमेलित नहीं है ढूंढना, यानी गलत कौन है यह है ढूंढना। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, ये 29 में दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये अनुच्छेद 31 में नहीं है, ये गलत हो गया। यह हमारा अनुच्छेद 30 में है, यानी कि गलत वाला ही हमको ढूंढने के लिए कह रहा है, सुमेलित नहीं है, यानी इसका आंसर होगा प्यारे सी। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। देखो, विधि के समक्ष समानता का अधिकार विदेशी को भी है भारत में, धर्म की स्वतंत्रता का भी अधिकार है, लेकिन व्यापार करने का उसको अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है विदेशी को? क्योंकि कभी विदेशी यहां व्यापार करने ही आया था और करते 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 हम पर शासन भी करने लगा। इसलिए अब जब संविधान बना तो स्पष्ट कह दिया गया, भैया आप व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता आपको नहीं है, आप व्यापार नहीं कर सकते हो। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं प्यारे, हम जितने भी क्वेश्चन हमने इसका देखा उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन हमको यही लगा था। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत दिया गया है। उपाधि का अंत किया गया है। आप अपने नाम के साथ महाराज, राजा ये सब नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ उपाधियां हैं। भारत रत्न हो गया, अपने नाम के आगे आप डॉक्टर लगा सकते हैं, प्रोफेसर लगा सकते हैं। वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया है, एक बार रोका गया है। एक गलत है, एक बार नहीं रोका गया है बल्कि 2 बार रोका गया है। 1977 से 80 के बीच एक समय ऐसा था जिस समय भारत रत्न के पुरस्कार को रोका गया था, पहला टाइम। और दूसरा भी टाइम पीरियड एक ऐसा आया था जिस समय इसको रोका गया था। सेकेंड टाइम पीरियड आपका रहा था 1992। 1992 से 1995 के बीच का टाइम था, तो 2 बार, इसलिए एक बार कहना गलत होगा, 2 बार ये घटनाएं घटी थी तो ये गलत हो गया। किसी वर्ष विशेष में, मतलब किसी एक ऐसा वर्ष था जिसमें भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित थी। नहीं, गलत है, 5 तक नहीं, बल्कि कोई एक ऐसा वर्ष था जिसमें अधिकतम संख्या 3 तक सीमित था। तो 5 नहीं यहां पे होगा प्यारे, यहां पे 3 होगा। इसीलिए अभी तक अगर देखा जाए तो लगभग 53 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। 53 लोगों को। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अभी तक कितने लोगों को भारत रत्न मिला है, तो प्यारे याद रखना, अभी तक 53 लोगों को भारत रत्न मिला है। ये भी गलत हो गया। तो कौन सही नहीं है ढूंढना था, तो 2 और 3 सही नहीं है, 2 और 3 सही नहीं है, ऑप्शन बी। इसका गलत आंसर आपके आंसर शीट में दिया है, इसका आंसर आपको सी दिया हुआ होगा, जो कि 110% गलत है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगर कह रहा है तो याद रखना होगा कि 36 से 51 अनुच्छेद तक जो भी बातें आती है वो सब नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान में आते हैं। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम यानी कि मानव तस्करी, यह अनुच्छेद 23 में आता है, और अनुच्छेद 23 यानी कि 36 तक ये मौलिक अधिकार में आता है, तो ये तो होगा नहीं। मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियां, ये जो है हमारा अनुच्छेद 47 में है।
और 47, 36 और 51 के बीच में आता है, इसलिए ऑप्शन 2 से सही होगा, इसलिए केवल बी यानी कि 2 सही है। कहता है मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, नहीं, परमादेश द्वारा मौलिक कर्तव्य को कभी भी, देखो परमादेश क्या है, एक प्रकार का रीट है, 5 प्रकार के रीट न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें से परमादेश एक प्रकार का रीट है। तो मौलिक कर्तव्य के लिए कभी भी दबाव नहीं दिया जा सकता है। मौलिक कर्तव्य क्या होता है, जनता के द्वारा देश के प्रति समर्पण है। ये वाला हमारा गलत हो गया। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल मौलिक कर्तव्य को संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। गलत कौन सा है, तो गलत वाला ही निशान लगाना है। तो जो हमारा गलत होगा ये होगा, यही हमारा क्या होगा, तो आंसर होगा। चलिए, आज तो आप सब लाइव नहीं है हमारे साथ, लेकिन प्रश्न को समझ रहे होंगे। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो याद रखिएगा रूस के संविधान से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, और एक मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। निम्नलिखित में से कौन एक गलत है। कहता है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, यही गलत है। मूल कर्तव्य अलग है, मौलिक अधिकार अलग है। दोनों में अंतर क्या है। मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति के जन्म लेने के साथ उसको अधिकार मिल जाता है, जबकि मूल कर्तव्य एक ऐसा कर्तव्य है जो जनता का देश के प्रति समर्पण दिखाता है। यानी कि हम नागरिक हैं तो हमारा भी देश के लिए कुछ फर्ज बनता है। इसलिए ये पॉइंट कहना कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा है, एक कहना गलत होगा। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 के क्रम में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए, बिल्कुल सही है। ये वाला गलत है, और गलत ही हमको चुनना था, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो भैया चुनाव में वोट देना ये मूल कर्तव्य नहीं है, यह एक राजनीतिक कर्तव्य है, बात को याद रखिएगा। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण किससे संबंधित है। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना यह अनुच्छेद 50 में है, और अनुच्छेद 50 जो है वो नीति निर्देशक तत्वों के अधीन आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। किस चीज का अधिकार नहीं देता राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होता है। तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं होता, बल्कि राज्यपाल को होता है। तो इसका बी आंसर होगा सही। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो प्यारे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री भी वोट दे सकता है। तब दे सकता है जब वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बना होगा विधानसभा से। मुख्यमंत्री बनने के 2 रास्ते हैं, या तो विधानसभा के रास्ता से बने, विधायक का चुनाव लड़के, या विधान पारिषद के रास्ते से भी वो, जैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए 2 रास्ते, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री बनने के भी 2 रास्ते, विधानसभा, विधान पारिषद। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री विधान पारिषद के द्वारा मुख्यमंत्री बना है तो उस मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं होता। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान तभी कर सकता है जब वो मुख्यमंत्री विधायकी का चुनाव लड़के बना होगा, विधायक बना होगा, विधान पारिषद नहीं। तो वह स्वयं प्रत्याशी होता है, पात्र नहीं होता है। पात्र कब नहीं होता है? तब नहीं होता है जब वह राज्य विधान मंडल में उच्च सदन का सदस्य होता है। उच्च सदन किसे कहते हैं? विधान परिषद को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? तो याद रखिएगा,
अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति जो है मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। देखो 359 क्या है, आपको बता दें कि 352, 4 जोड़ेंगे 356, 4 जोड़ेंगे 360। 356 से लेके 360 तक जो भी आर्टिकल आता है वो राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आता है, तो 359 भी राष्ट्रपति शासन में आएगा। तो क्वेश्चन कहा है कि निम्न में से किन अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकता है। यानी अनुच्छेद 20 और 21 को 20 और 21 के अतिरिक्त, यानी 20-21 पर कभी रोक नहीं लगता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता और 2 सीधी के संबंध में संरक्षण, ये दो जो है राष्ट्रपति शासन लागू करने के दरमियान भी खत्म नहीं होता है। बाकी ये दो को छोड़ करके सभी खत्म किया जा सकता है। तो किसके तहत? 359 के तहत खत्म किया जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। कहता है भारत के राष्ट्रपति को पदयुक्त करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। तो जब भी उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो सबसे पहले राज्यसभा में लगता है, तो केवल राज्यसभा में, केवल कहां? राज्यसभा में। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? देखो भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आता है भूतपूर्व राष्ट्रपति, इसको याद रखिएगा। भारत के महान्यायवादी से ऊपर कौन आता है? तो भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? सबसे ज्यादा लोकसभा सीट कहां है? मध्य प्रदेश में 29 है, बिहार में 40 है और आंध्र प्रदेश में, ओ लोकसभा हम लिख दिए। कुछ क्वेश्चन और कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? वह है मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। कौन सा है? SC ST की बात कर रहा है, लोकसभा सीट नहीं पूछ रहा है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश करता है। कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है। यहां पे आपको राज्यसभा सीटों की संख्या बताना है। आंध्र प्रदेश में 11 है, महाराष्ट्र में 19, सब सामने सामने है, कर्नाटक में 12, पश्चिम बंगाल, इसका आंसर हो जाएगा ए, सामने सामने। ऐसा क्वेश्चन लगातार अभी मिल रहा है। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है, तो भैया संसद के जितने भी अधिकारी होते हैं, अध्यक्ष लोकसभा का तो संसद के अंतर्गत आता है, महासचिव लोकसभा का भी उसी के अंतर्गत आता है, उपाध्यक्ष भी आता है संसद में, अध्यक्ष राज्यसभा का अध्यक्ष भी संसद के अधीन आता ही है। तो सब तो ठीक ही है, इसमें सब तो आते ही हैं, इसमें तो सब आएंगे प्यारे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक पे टिक लगा देना। भारत के संसद किनके द्वारा मंत्री परिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? कहता है कि भारत की जो संसद है किस विधि के द्वारा अपने मंत्री परिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखती है? तो स्थगन प्रस्ताव भी होगा, प्रश्नकाल भी होगा, अनुपूरक प्रश्न भी होगा। ये सारे बातें जो हैं उसके माध्यम से मंत्री परिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखता है कौन? संसद। इसका आंसर क्या होना चाहिए? 1, 2, 3 सी होना चाहिए। तीनों के तीनों इसमें सही बात कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो यह है प्राक्कलन समिति, सबसे बड़ी। देखो इसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं, और लोकसभा के सदस्य होते हैं, सदस्यों की संख्या 30 होती है, और 30 के 30 सदस्य कहां से होते हैं? याद रखना है लोकसभा से होते हैं। कहां से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य में से 15 सदस्य लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। इसमें भी 15 सदस्य लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। तो सबसे बड़ी संसदीय समिति पूछा है तो प्राक्कलन समिति होगा। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता राज्यपाल की संतुति के बिना। धन विधेयक जब तक राज्यपाल संतुति नहीं करेंगे तब तक नहीं पारित होगा। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है। हाँ, पद पर कब तक बना रहेगा भैया? तब तक बना रहेगा, देखो विधानसभा का विघटन हो गया, उसके बाद जब तक नया गठित विधानसभा की पहली बैठक नहीं हो जाता है। विधानसभा खत्म हो गया, सरकार गिर गई, तो जो स्पीकर है, जो विधानसभा का अध्यक्ष है, वो अपना पद नहीं छोड़ते हैं। तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक नई सरकार ना बन जाए और नया सरकार अपना गठन ना कर ले।
तो नए सरकार के पहली बैठक तक वो अध्यक्ष बने रहेंगे। आंसर ये होगा। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान क्या है? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि विधान मंडल की चर्चा जो है, पहली बात विधानमंडल की चर्चा अनुच्छेद 168 में है और इसके दो भाग हैं, एक है विधानसभा और एक है प्यारे विधान परिषद। आपको बता दे, विधानसभा अनुच्छेद 170 में है और विधान परिषद अनुच्छेद 171 में है। आप कहोगे सर 168 के बाद सीधे 170, अब 171, 169 कहां गया? तो वही जो 169 है, यह 169 आर्टिकल क्या कहता है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान देता है, इसलिए इसका आंसर हो जाता है 169, ऑप्शन नंबर बी। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? अच्छा है कि अगर जिला पंचायत का सदस्य अगर निलंबित हो जाएगा तो क्या होगा? तो जितने भी उस पंचायत के सदस्य होंगे तो सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे, यानी कि वो आपस में ही एक अध्यक्ष क्या करेंगे? चुन लेंगे। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? एक पंचायत क्षेत्र के लोग? नहीं। जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग? नहीं। ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नियमावली में पंजीकृत लोग? बिल्कुल। और पंचायत के सदस्य? बिल्कुल। 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। देखो, ग्राम सभा में वे लोग होते हैं, किसी भी पंचायत के वे लोग होते हैं जिनका वोटर कार्ड में, वोटर लिस्ट में नाम होता है। इस बात को याद रखिएगा। भारत में जनहित याचिका सर्वप्रथम किस मामले में स्वीकार की गई थी? तो यह था हुस्न आरा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार। ये घटना है 19 फरवरी की और 19 फरवरी 1989 को ये जनहित याचिका दायर किया गया था और इसमें कहा गया था कि महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को बिना सुनवाई के जेल के पीछे डालने पर शर्मनाक कहा गया था। ये शर्मनाक बात है कि पुरुष, महिलाओं और बच्चों को बिना सुनवाई किए हुए, बिना कोर्ट में उनकी बात को रखे हुए और उनको जेल के पीछे रखा गया था। इसी को कहते हैं हुस्न आरा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार। और भारत में जनहित याचिका सर्वप्रथम बिहार में हुआ था, हुस्न आरा खातून बनाम स्टेट। कब हुआ था? 19 फरवरी 1979 को हुआ था। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पेंशन कहां से दी जाती है? उच्च न्यायालय पूछ रहा है, उच्चतम न्यायालय नहीं पूछ रहा है। कहां से दी जाती है? तो याद रखना है, भारत की संचित निधि से दी जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्त की आयु है कितना? 62 वर्ष। यहीं पे उच्च न्यायालय के जगह पर अगर उच्चतम न्यायालय दे देता तो कितना होता? 65 वर्ष होता। कहता है शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। आपको बता दे कि शिक्षा के साथ साथ वन शिक्षा भी पहले राज्य सूची का विषय था, उसको समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। किसी भी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के अगर उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना आवश्यक है? तो भैया उसकी जो समय है, जो ड्यूरेशन है, वो है आपका 7 दिन। कितना है ड्यूरेशन? समय अवधि क्या है? तो प्यारे समय अवधि है 7 दिन। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेवारी किसकी है? बहुत अच्छा, अंतिम जिम्मेवारी किसकी है? तो ये टीका टिप्पणी संसद तो इसमें मेन हो जाएगा। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेवारी संसद की है। इस बात को याद रखिएगा। हटाने का नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना, कार्यवाही की पूछ रहा है। निम्न में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में सत्य है? अच्छा क्वेश्चन है। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य है? आयोग के सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। गलत बात है। ये कोई विधायक सांसद नहीं है कि 5 साल का ही होगा।
आयोग के सदस्य और अध्यक्ष 62 वर्ष तक की उम्र तक अपने पद पर बने रहते हैं, नहीं 65 वर्ष तक बने रहते हैं। संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में बताया गया, ये वाला पॉइंट हमारा सही है, बाकी ये दो हमारा गलत है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, आयोग की सलाह केंद्र सरकार के लिए सामान्यतः बाध्यकारी होती है। कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो सलाह देगा वो केंद्र सरकार माने, ये गलत है। आयोग अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करता है, ये भी गलत है। आयोग जो है अपनी रिपोर्ट संसद में, देखो कोई भी रिपोर्ट संसद में तभी प्रस्तुत कर सकता है जब वो संगठन संसद के अधीन होती है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, बस एक याद रखिएगा, यह एक संवैधानिक निकाय है, ये सही है हमारा। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीति आयोग जो योजना आयोग के नाम से पहले जाना जाता था। चलिए, इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना और देश में सहकारी संघवाद को बढ़ाना है। बिल्कुल, इसका उद्देश्य है सतत विकास करना। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, भी सही है। नीति आयोग में 8 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। अब आपको कमेंट में जवाब देना है। नीति, अगर आप मेरा डिस्कशन देख रहे हैं तो आपको इसका जवाब देना है, ये आपके लिए होमवर्क है कि नीति आयोग में 8 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं कि नहीं। ये तो नहीं होते हैं, बताना है आपको कितने होते हैं, ये आपके लिए, ताकि हमको भी लगे कि हमने आज आपको लाइव नहीं पढ़ाया, आज हम रिकॉर्ड करके दे रहे हैं। तो देखते हैं मेरे छोटे भाई बहन कितना हमको देख पाए हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सर्च करके गूगल में और देना है आपको। इसका आंसर होगा सी। कहता है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी? आपको बता दे कि 71वां में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया था। ठीक है ना, और ये घटना है 1992 का। 1992 में हुआ था 71वां संविधान संशोधन। आया बात समझ में? अब उसी समय नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया था। आज का क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं था, आसान क्वेश्चन था। अब आसान हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपका लेवल अच्छा हो गया है, तो अब आसान कह सकते हैं। वैसे छात्र जो TRE 1, TRE 2, TRE 3 से लगे हुए हैं तो उनका लेवल पे कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। और आप जितने भी लोग देख रहे हैं डिस्कशन, उसमें से बहुत सारे छात्र का तो जीवन लाइफ बदलने वाला है। बस रिजल्ट आने की देर है, आपके घर में बिल्कुल नौकरी का एक दिया जरूर जलेगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।